हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज मैं आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट का नाम है आप लोगों का आयनिक बंध मतलब आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए एक बात और बता देता हूं, जो आप लोगों की ये यूनिट फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आप लोगों की ये यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर हम लोगों के लिए कितने टॉपिक दे रखे हैं? 4 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो आप लोगों का आयनिक बंध दे रखा है, एक आप लोगों का धात्विक बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड दे रखा है, एक आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है और एक आप लोगों का वान डेर वाल्स बल दे रखा है। मैं चारों को लिख देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कशन करता हूं मैं आप लोगों के सामने इनका। ठीक है ना। देखो, एक तो हम लोगों के लिए इस यूनिट के अंदर आयनिक बंध को दे रखा है अर्थात आयनिक बॉन्ड को दे रखा है। एक हम लोगों के लिए कौन सा बंध दे रखा है? धात्विक बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड को दे रखा है। ठीक है ना। एक हम लोगों के लिए हाइड्रोजन बंध को मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को दे रखा है और एक हम लोगों के लिए वान डेर वाल्स बल अर्थात वान डेर वाल्स फोर्स को दे रखा है। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस यूनिट के अंदर हम लोगों के लिए 4 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो आयनिक बंध को दे रखा है, आयनिक बॉन्ड को दे रखा है, एक धात्विक बंध मेटेलिक बॉन्ड को दे रखा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को दे रखा है और एक वान डेर वाल्स फोर्स को दे रखा मतलब वान डेर वाल्स बल को दे रखा है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं, देखो, हम लोगों को जो एक कंप्लीट क्वेश्चन, आप लोगों को पता है 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों को एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन जो हम लोगों को बिल्कुल कंप्लीट रूप से किसका मिल जाएगा? आयनिक बंध का और धात्विक बंध का, मतलब आयनिक बॉन्ड का मेटेलिक बॉन्ड का एक क्वेश्चन हम लोगों को बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इस यूनिट में जिन टॉपिकों का हम डिस्कशन करेंगे, एक तो आयनिक बंध को पढ़ेंगे और एक हम धात्विक बंध को मेटेलिक बॉन्ड को पढ़ेंगे। मतलब इस यूनिट में मैं आप लोगों के 2 टॉपिक करवाऊंगा, एक तो आयनिक बंध को करवाऊंगा और एक धात्विक बंध को करवाऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बात बता दी कि जो एक क्वेश्चन कंप्लीट रूप से हम लोगों को आयनिक बंध को और धात्विक बंध का मिल जाएगा, मतलब आयनिक बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड का मिल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस यूनिट में हम डिस्कशन करेंगे, एक तो आयनिक बंध का डिस्कशन करेंगे, एक धात्विक बंध का डिस्कशन करेंगे। मतलब एक तो आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे और एक मेटेलिक बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं किसको ले रहा हूं? आयनिक बंध को आयनिक बॉन्ड को ले रहा हूं। ठीक है ना। पहले मैं किसको ले रहा हूं? आयनिक बंध को आयनिक बॉन्ड को ले रहा हूं। ठीक है ना। तो आयनिक बंध को लेने के बाद जैसे ही आप लोगों को आयनिक बंध खत्म होता है, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा धात्विक बंध को मेटेलिक बॉन्ड को। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों की यूनिट खत्म हो जाएगी। लास्ट ईयर के आप लोग पूरे पेपर को देखते चलना, साथ के साथ आप लोगों को पता पूरा क्वेश्चन हम लोगों का आयनिक बंध का और धात्विक बंध का बनता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन सेपरेट रूप से आप लोगों को आयनिक बंध को धात्विक बंध का मिल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो पहले मैं किसको लूंगा? आयनिक बंध को लूंगा। जैसे ही आप लोगों का आयनिक बंध बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं किसको लूंगा? धात्विक बंध को मेटेलिक बॉन्ड को लूंगा। चलो ठीक है। तो फिर ठीक है, शुरुआत करते हैं आयनिक बंध से। ठीक है ना। आयनिक बंध से शुरुआत करते हैं, जिसका लेक्चर नंबर कौन सा? पहले नंबर का लेक्चर है। ठीक है। तो इसको तो मिटा देता हूं और मैं डिस्कशन करता हूं आयनिक बंध पर अर्थात आयनिक बॉन्ड पर। तो देखो, आयनिक बंध आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले तो इसकी पूरी बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं कि आखिरकार ये आयनिक बंध होता क्या है, आखिरकार ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो आयनिक बंध से रिलेटेड जितनी भी उसकी बेसिक केमिस्ट्री है, वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आखिरकार आयनिक बंध की क्या केमिस्ट्री होती है, आयनिक बॉन्ड की क्या केमिस्ट्री होती है। तो देखो, सबसे पहले तो उसके नाम पे जाओ। आयनिक बंध मतलब जो आयनों के मध्य में जो जिस बंध का निर्माण होता है, उस बंध को ही हम क्या कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध। आयनिक बंध मतलब जिस बंध का निर्माण आयनों के मध्य में होता है, उस बंध को ही हम कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध। और आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में तो 2 ही आयन होते हैं, एक तो आपका कौन होता है? प्लस होता है और एक आप लोगों का माइनस होता है। प्लस को आप लोग क्या बोलते हो? धनायन, धनायन जिसको कैटायन बोलते हैं, और माइनस को आप लोग क्या बोलते हो? ऋणायन अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। प्लस को क्या बोलते हो? कैटायन बोलते हो, माइनस को आप लोग क्या बोलते हो? एनायन बोलते हो। ठीक है ना। प्लस को हिंदी में धनायन बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं, और ये माइनस को हम हिंदी में ऋणायन बोलते हैं और इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जो आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ये 2 आयनों का एक आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्योंकि उसके नाम से ही पता लग रहा आयनिक बंध अर्थात ये बॉन्ड का निर्माण आयनों के मध्य में होता है। ठीक है ना। अर्थात धनायन और ऋणायन के मध्य में होता है। आप लोगों को पता प्लस माइनस को आकर्षित करता है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है। ठीक है ना। तो इस आकर्षण बल से दोनों मॉलिक्यूल्स आप लोगों के जुड़ जाएंगे और कौन से बंध का निर्माण करेंगे? यहाँ पर आयनिक बंध का निर्माण करेंगे अर्थात आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। एक आप लोगों के एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर आप लोगों को कौन सा होगा? नेगेटिव। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे और एक दूसरे के पास में आकर आकर्षण बल से जुड़ जाएंगे और वो आकर्षण बल होगा आप लोगों का प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो सिस्टमेटिक तरीका से अगर मैं आयनिक बंध की डेफिनेशन को दूं तो मैं डेफिनेशन ये बोलूंगा, धनायन व ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल के फलस्वरूप जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को ही हम कौन सा बंध बोलते हैं, आयनिक बंध। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। ठीक है ना। धनायन और ऋणायन मतलब पॉजिटिव और जो आप लोगों का नेगेटिव जब एक दूसरे के पास में आते हैं, ठीक है ना, तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है ना, जिसकी वजह से दोनों आयन पास में आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल आप लोगों के ये हो सकते हैं, जैसे कि देखो सुनो, ये NaCl हो गया आप लोगों का, ये KCl हो गया, MgBr2 हो गया, ये सभी किसके ETC एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है ना। एक बात आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, आयनिक बंध के, आयनिक बॉन्ड के। अब यहां पर एक बात बहुत गौर करने वाली है, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ये आप लोगों को बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया आप लोगों के लिए, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ले लिया HBr का। ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, HBr का, और एक एग्जांपल मैं किसका ले लेता हूं, NaCl का। ठीक। और मैं आप लोगों से पूछूं कि इनमें आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर दोनों ही आयनिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर H पर प्लस होगा, Br पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा। ठीक है ना। यहाँ पर Na प्लस होगा और यहाँ पर Cl माइनस होगा। ठीक है। आप यही बोलोगे कि भाई आप यही तो बोलोगे कि सर आपने यही तो बताया कि प्लस और माइनस में जो टूट गया वही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बेटा ये आप लोगों का तरीका बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो स्टूडेंट दिमाग में ये लेके बैठे कि यार ये HBr है तो कॉमन सी बात है, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, ये NaCl इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो दोनों ही आयनिक कंपाउंड हुए, दोनों ही आयनिक यौगिक हुए। लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखना, जो आप लोगों का HBr होता है, HCl होता है, HI होता है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता, अर्थात आयनिक कंपाउंड नहीं होते, ये सहसंयोजक कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। और ये NaCl आप लोगों का आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक यौगिक होता है। अब आपका क्वेश्चन ये हुआ कि सर आप तो ऐसे बोले कि जिस पर प्लस और माइनस होगा वही आयनिक यौगिक को, वही आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नहीं बेटा, इससे पहले आप लोगों को एक चीज चेक करनी पड़ेगी, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब उनमें एक मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी, अर्थात एक धातु होगी और एक अधातु होगी। ध्यान में रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है ना। अर्थात आपके ये धातु प्लस अधातु, ठीक है ना, धातु और अधातु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आयनिक बंध का। ठीक है ना। आयनिक बंध का। ठीक है ना। आयनिक बंध होगा तो कॉमन सी बात है वो क्या बनेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। ठीक है ना। और दो अधातु मिलकर, ठीक है ना, अधातु ज्यादा भी हो सकते हैं, अधातु मिलकर या नॉन मेटल मिलकर किसका बंध का निर्माण करती है, सहसंयोजक बंध का, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का। ये बन गए आप लोगों का सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके यौगिक कौन से होंगे, सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोवेलेंट यौगिक। ठीक है ना। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक। ठीक है ना। और दो धातु मिलकर या धातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती हैं, धात्विक बंध का अर्थात मेटेलिक बॉन्ड का, धात्विक बंध का अर्थात मेटेलिक बॉन्ड का। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स उतार लेना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट के, इसमें आप लोगों को कोई भी उलझा सकता है, कोई भी फंसा सकता है, आप लोगों को फंसना नहीं है। कोई आप लोगों से ऐसे पूछे, जैसे कभी उसी का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर HBr को लिखा और मैंने NaCl को लिखा। ठीक है ना। इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो आप लोगों का तो यही हुआ कि आप तो सामने वाले को यही बताओगे कि भैया H प्लस होता है, Br माइनस होता है, Na प्लस होता है और Cl कौन होता है, माइनस होता है। तो कॉमन सी बात है ये आयनिक कंपाउंड हुए। नहीं बेटा, ये नीचे वाला आप लोगों का आयनिक कंपाउंड होगा और ऊपर वाला आप लोगों का सहसंयोजक कंपाउंड होगा। उसका पता मैंने कैसे लगाया, मैंने इस चीज से पता लगाया कि धातु और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करते हैं, आयनिक बंध का, और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का। और आप लोगों को पता है धातु नाम से पता लग रहा है, धातु तो कॉमन सी बात है, धातु बंध मेटेलिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, मैं पहले ये बताता हूं कि NaCl को मैंने आयनिक कंपाउंड किस बेस पर माना। अरे भाई मेरे मन में तो कोई बात आ नहीं रही है कि NaCl, अरे प्लस माइनस, जैसे ऐसा बोलते हैं कि भाई प्लस माइनस से पता लगा, तो प्लस माइनस तो ऊपर वाले के पास भी आ रहा है, तो फिर उसको आयनिक क्यों नहीं मान रहे हो, उसको सहसंयोजक क्यों मान रहे हो। भाई इसको मैं सहसंयोजक बोल रहा हूं,
इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सहसंयोजक अर्थात कोवेलेंट। सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोवेलेंट यौगिक बोल रहा हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आयनिक यौगिक अर्थात आयनिक कंपाउंड बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आयनिक यौगिक अर्थात आयनिक कंपाउंड बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये हुआ कि अगर NaCl पर Na+ और Cl- आ रहा है, इसको आयनिक कंपाउंड बोल रहे हो आप लोग, तो फिर HCl भी आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। तो HCl लिख दो या HBr लिख दो, किसी को भी लिख दो। ये HBr लिखा है तो HBr पर भी तो +- चार्ज आ रहा है, तो फिर आप इसको आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे हो, आप इसको सहसंयोजक कंपाउंड क्यों बोल रहे हो? अरे भाई हमने HBr लिखा है तो H पर कौन सा चार्ज है प्लस, और Br पर कौन सा चार्ज है माइनस। अगर प्लस- के बेस पर देखते हो तो ये भी आयनिक कंपाउंड ही होना चाहिए, फिर आप इसको सहसंयोजक क्यों बोल रहे हो? और ये NaCl को आप आयनिक क्यों बोल रहे हो, Na+ और Cl- इसको आयनिक कंपाउंड क्यों बोल रहे हो? तो उसके लिए आप क्या पता लगाओगे, ये पता लगाओगे अगर किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में धातु और अधातु दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो समझ जाना उस कंडीशन में आप लोगों के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में अधातु प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, तो समझ जाना उस कंडीशन में आप लोगों का सहसंयोजक बॉन्ड अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और अगर किसी के अंदर मेटल ही मेटल है तो कॉमन सी बात है, वहां पर तो वो भाई धातु किसका निर्माण करती है, धातु बंध का निर्माण करेंगे। मेटल ही मेटल प्रेजेंट है तो मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है ना। और अब मैं इन दोनों एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप लोगों को पता है सोडियम क्षार धातु होती है, एल्कलाइन मेटल होती है, ठीक है ना। तो यहां पर सोडियम कौन है, धातु, और Cl कौन है, अधातु। तो धातु और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती हैं, आयनिक बंध का निर्माण करती हैं। इसीलिए हम NaCl को आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें एक तो धातु है और एक अधातु है, इसीलिए जो NaCl होता है उसको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलो ठीक है, बात करता हूं मैं HBr की। तो प्लस- होने के बावजूद भी ये सहसंयोजक कैसे हो गया भैया? सहसंयोजक इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग जानते हो हाइड्रोजन कौन होता है, अधातु होता है। Cl या Cl हुआ, Br हुआ, I हुआ, ये कौन होते हैं, अधातु होते हैं। और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे कि ये यहाँ पर कौन है, आप लोगों को पता है धातु है, ये कौन है आप लोगों को पता है, अधातु है। तो धातु और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण कर रही है, आयनिक बंध का, इसलिए NaCl आयनिक यौगिक होता है। बात करता हूं इसकी, तो ये कौन होता है आप लोगों का, अधातु, ठीक है ना। और ये Br भी कौन होता है आप लोगों का, अधातु। और अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती हैं, सहसंयोजक बंध का, सहसंयोजक बंध का, ठीक है, सहसंयोजक बंध का। और जिनके यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोवेलेंट कंपाउंड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और अगर धातु मिलकर किसी बंध का निर्माण करेंगे तो वो कौन सी होगी, आप लोगों की धातु बंध अर्थात मेटेलिक बॉन्ड। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई नहीं। और वैसे भी इसकी केमिस्ट्री तो आगे जाकर हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। धातु बंध को आयनिक बंध की बात पढ़ाऊंगा, जब धातु बंध की पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बता दूंगा कि मेटेलिक बॉन्ड की, धातु बंध की क्या केमिस्ट्री है। पहले तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसीलिए कभी भी अगर आप लोग कंपाउंड का आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनका देख रहे हो कि भाई कौन सा तो आयनिक कंपाउंड है, कौन सा सहसंयोजक कंपाउंड है, तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि अगर अधातु प्रेजेंट है तो कितना ही प्लस- आओ, आप लोगों का सहसंयोजक बंध बनेगा, अर्थात वो कंपाउंड आप लोगों के कौन से होंगे, सहसंयोजक यौगिक होंगे, अर्थात कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। और अगर आदि धातु प्रेजेंट है, आदि अधातु प्रेजेंट है, मतलब उसमें धातु भी प्रेजेंट है, अधातु भी प्रेजेंट है, तो समझ जाना 100% उसमें आयनिक बंध बनेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो वो आप लोगों का कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये इस केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहां पर आकर फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैंने HCl का एग्जांपल ले लेता हूं और एक मैं NaCl का ले लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो आपको होता है इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इसका माइनस। तो प्लस माइनस तो दोनों के पास मारे तो दोनों को ही आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन दोनों आयनिक कंपाउंड नहीं होते। ये तो आयनिक कंपाउंड होता है और ये सहसंयोजक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये धातु होती है, ये अधातु होती है, और धातु अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करते हैं, आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। और जो उनके यौगिक होते हैं उनको आयनिक यौगिक बोलते हैं। बात करता हूं HCl की, तो हाइड्रोजन कौन होता है, अधातु, और Cl भी कौन होता है, अधातु, अर्थात दोनों ही अधातु, दोनों ही नॉन मेटल हो गए, और दोनों ही अधातु, दोनों ही नॉन मेटल हो गए। तो वो कौन से बंध का निर्माण करती हैं, सहसंयोजक बंध का, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। और आप लोगों को पता है कि जो सहसंयोजक बंध का अगर कहीं पर निर्माण हो रहा है तो जो उनके यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोवेलेंट कंपाउंड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये इनकी केमिस्ट्री है।
तो मैं बात मानता हूं यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने दिमाग में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि धातु और धातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती हैं, आयनिक बंध का, और जो उनके यौगिक होते हैं उनको आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अधातु मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, सहसंयोजक बंध का, कोवेलेंट बॉन्ड का, और जो उनके कंपाउंड होते हैं उनको सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। चलो ठीक है, धातु और धातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती है, धातु बंध का, मेटेलिक बॉन्ड का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, और बाकी का आयनिक बंध में एक तो ये चीज हो गई, और बाकी का तो आप लोगों को पता है आयनिक बंध दो आयनों के मध्य का एक आकर्षण बल होता है, और उस आकर्षण बल का नाम होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए आयनिक बंध एक मजबूत बंध होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, एक NaCl का एक दो एग्जांपल लेकर इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो इधर समझा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसके कुछ पॉइंट है, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, ठीक है। पहले तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, एक दो एग्जांपल के बाद इसके कुछ पॉइंट है, उस एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भैया। तो देख लो आप लोग। देखो कुछ आयनिक यौगिकों के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आयनिक कंपाउंडों के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि NaCl ले लिया, ठीक है ना, ये सभी आयनिक कंपाउंड है। MgCl2 ले लिया, AlCl3 ले लिया, ठीक है ना, AlCl3 ले लिया, CaF2 ले लिया, ठीक है ना, ये MgF2 ले लिया, ठीक है ना। ये सभी किसके एग्जांपल हैं आप लोगों के आयनिक कंपाउंड के। देखो धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, और आप लोगों के लिए बताई दी धातु प्लस अधातु मिलकर कौन से बंध का निर्माण करती हैं, आयनिक बंध का निर्माण करती हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, और जो उनके यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड। इनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक अर्थात आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो एक तो एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं NaCl का फॉर्मेशन बता देता हूं कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो सोडियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका लिख दिया, सोडियम का। सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो आपको पता है ये स्टेबल हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8। और आपको पता है जिनके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अष्टक नियम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए वो कौन हो जाते हैं, स्टेबल। इसका मतलब Na के कंपेयर में Na+ होता है, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, साइड में कर दो। अब बात करते हैं Cl की, ठीक है ना। Cl के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 2 8 7 हो गई ना, 2 और 8 कितने होते हैं, 10 और 7 कितने होते हैं, 17, ठीक है ना, 17 होते हैं। अगर मैं इसमें इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर जोड़ दूं तो आप लोगों को पता है 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में, और इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। तो देखो आपको पता है ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि ये भी अष्टक नियम का पालन कर रहा है, ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि ये भी अष्टक नियम का पालन करता है। ये दोनों स्टेबल जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl का। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड। इसीलिए NaCl या आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सभी आप लोगों की क्या होते हैं, स्टेबल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो सुनो भैया, आप लोगों को ये चीज का तो पता लग गया क्या धातु और अधातु मिलकर अर्थात मेटल और नॉन मेटल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके जो कंपाउंड होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। चलो ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3, CaF2, MgF2। इनमें आपको पता है एक तो धातु और एक अधातु है, इससे पता लग गया कि सभी ये कौन है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, जैसे मैं NaCl का एग्जांपल समझा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, NaCl का, ठीक है ना, कि आयनिक यौगिकों का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो चीज देखो। आप बता सोडियम के वैलेंसी शेल का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वो कैसे लिखते हो, 2 8 1। सोडियम का 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है यहां से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया। अब Na के कंपेयर में Na+ ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि आपको पता है इसके वैलेंसी शेल में पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, अर्थात वो स्टेबल नहीं था, लेकिन अब उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8, और अब वो स्टेबल हो चुका है क्योंकि वो अष्टक नियम का पालन करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और हम जानते हैं कि बे आयन हो, अणु हो, कंपाउंड हो, कोई भी हो, कोई एटम हो, अगर वो अष्टक नियम का पालन कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सामने वाला स्टेबल है। तो ये आप लोगों का स्टेबल हो चुका है क्योंकि वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, ठीक है, साइड में कर दो। अब मैं बात करता हूं Cl की।
तो Cl का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे 287। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसका कितना हो जाएगा 288 और ये Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। इसका मतलब ये भी स्टेबल हो गया आप लोगों का और ये भी स्टेबल हो गया। जब दोनों स्टेबल एक दूसरे से जुड़ेंगे तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और ये NaCl आप लोगों का कौन होगा आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। इसलिए जो आयनिक यौगिक होता है या आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, वो क्या होता है स्टेबल होता है। क्योंकि जब स्टेबल रिएक्शन करेंगे तो कॉमन सी बात स्टेबल का ही फॉर्मेशन करेंगे। ये भी आप लोगों का स्टेबल है, अष्टक नियम का पालन कर रहा है, ये भी आप लोगों का स्टेबल है, अष्टक नियम का पालन कर रहा है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दोगे तो जो यौगिक बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो भी आप लोगों का क्या बनेगा स्टेबल बनेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये निकला कि जो आप लोगों का आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वो क्या होता है आप लोगों का स्टेबल होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, साइड में कर दो इसको, तो बात समझ में आ गई। इसी तरीके सारे एग्जांपल हो जाएंगे। अब सुनो क्या आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट है आप लोगों के, उन पूरे पॉइंटों को एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए पढ़ के आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि इस आयनिक बॉन्ड की पूरी बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों के सामने हो जाएगी कि आखिरकार आयनिक बॉन्ड की क्या बेसिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आप लोगों के नोट्सों में लिखा रखे, उन एक एक पॉइंट को मैं बोल के आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो सुनो भैया, ध्यान से समझते चला। देखो कुछ पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट को बोल रहा हूं। पहला पॉइंट, आयनिक बंध को आयनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आयनिक बॉन्ड को आयनों द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे, उसका नाम ही है आयनिक बंध, तो आयनों द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आयनिक बंध बनने में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही बात है। इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो बिल्कुल कंप्लीट रूप से बाहर निकाला है, देखो निकाल चुका है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कंप्लीट रूप से बाहर निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आंशिक फांशिक का कोई काम नहीं है। जो कभी आ जाते हैं पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो कंप्लीट रूप से निकालेगा। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, कंप्लीट रूप से निकाला है। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, कंप्लीट रूप से ग्रहण किया है। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो कंप्लीट रूप से होता है। ये निकाल चुका है, कंप्लीट रूप से बाहर हो चुका है, ये कंप्लीट रूप से ले चुका है, तो इसके इंटर हो गया। चलो ठीक है, तो दूसरे पॉइंट को एक बार फिर से बता देता हूं। आयनिक बंध बनने में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है। बिल्कुल सही बात है, एग्जांपल आप लोगों के सामने। पूर्ण स्थानांतरण हो रहा है, कंप्लीट रूप से बाहर निकाल रहा है और कंप्लीट रूप से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट यह है कि धातु तत्व व अधातु तत्व दोनों मिलकर आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। इसको तो मैंने समझा ही दिया कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब उनमें एक तो धातु होगी और एक अधातु होगी। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धातु और अधातु तत्व मतलब मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट मिलकर कौन से बंध का निर्माण करते हैं, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और जो उनका कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए। ठीक है ना। चौथा पॉइंट आप लोगों को ये दे रखा है कि आयनिक बंध बनने में केवल आयन भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आयनिक बंध बन रहा है, जैसे कि मुझे NaCl की बात करना है, जैसे मुझे NaCl की बात करना है, तो पूरे के अंदर एक ही चीज है, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी स्टेबल है, आप लोगों के लिए बता दी, क्योंकि ये भी अष्टक नियम का पालन कर रहा है और ये भी अष्टक नियम का पालन कर रहा है। तो ये जो आयनिक बंध होता है, दो आयनों का एक आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल का नाम मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आयनिक बॉन्ड आप लोगों को क्या होता है, स्टेबल होता है। तो देखो अगला पॉइंट ये है, आयनिक बंध बनने में केवल आयन भाग लेते हैं, इसलिए आयनिक बंध दो आयनों के मध्य का एक आकर्षण बल होता है, अर्थात अट्रैक्शन फोर्स होता है। बिल्कुल सही बात है भैया। कितने पॉइंट हो गए, 4। पांचवें पॉइंट के बारे में डिस्कशन करता हूं कि भैया एक बात बताओ कि अगर आयनिक बॉन्ड स्टेबल है तो कॉमन सी बात है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है यार, सामने वाला अगर स्टेबल है और उसको तोड़ना चाहते तो आप लोगों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखो सुनो, अगला पॉइंट जो 5वें नंबर का वो कौन सा है, आयनिक बंध बनने में आयनिक बंध में आयनों के मध्य में प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है ना, जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप आयनिक बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आयनिक एक मजबूत बंध होता है, सॉलिड बॉन्ड होता है। सहसंयोजक बंध के कंपेयर में आयनिक बंध मजबूत होता है, ध्यान में रखना। अगर कोई पूछ ले कि सहसंयोजक बंध ज्यादा स्टेबल होता है क्या आयनिक बंध ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है क्या आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो ध्यान में रखना जो आयनिक बंध होता है वो सहसंयोजक बंध के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान में रखना इस बात को। चलो ठीक है, अब सुनो,
लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोगों को छठे नंबर का, उसमें क्या दे रखी है कि एस ब्लॉक के तत्व अन्य अधातु तत्वों के साथ मिलकर आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ज्यादातर 80 या 90% केसों में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक एस ब्लॉक के एलिमेंट होगा वो किसी भी अधातु तत्व के साथ मिलकर कौन से बंध का निर्माण करता है, आयनिक बंध का। और आप लोगों को पता है एस ब्लॉक, एस जो ब्लॉक होता है उसमें आप लोगों को पता है दो वर्ग होते हैं, एक को तो क्षार धातु बोलते हो और एक को क्षारीय मृदा धातु बोलते हो, अर्थात एक को तो एल्केलाइन मेटल बोलते हो, एक को एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हो। ये मेटल मिलकर किसी भी नॉन मेटल से जुड़कर और कौन से बंध का निर्माण करती है, आयनिक बंध का। और उनके जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे कि आपको पता है ये क्षार धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु है, ये जरूर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। बाकी का ये क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल है, ये भी आप लोगों को पता है क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल है। बात समझ में आ गई ना। इसलिए ज्यादातर 80-90% केसों में जो आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं। जैसे NaCl हुआ, सोडियम कौन सा हुआ, क्षार धातु हुई, एल्केलाइन मेटल हुई, ठीक है ना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादातर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी नॉन मेटल के साथ या किसी भी अधातु तत्व के साथ मिलकर, ठीक है ना, आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। और जो उनके यौगिक होते हैं उनको हम आयनिक यौगिकों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी मैंने केमिस्ट्री बताई है वो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड पूरी बेसिक केमिस्ट्री बनाती मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मान के चलना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मान के चलना क्योंकि इस लेक्चर में आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है ना। काफी जो जूनियर सीनियर में आपको पता है ऐसे तरीका से आके पढ़ा जाते थे, ठीक है ना। लेकिन आज के इस लेक्चर में आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे कि आयनिक बॉन्ड की आखिरकार केमिस्ट्री होती क्या है। इससे पहले बेटा नाम सुनोगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गई ना। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से समझते समझते चलो और सब्जेक्ट को इतनी सॉलिड कर दो कि आगे जाकर जब नंबर आए या कभी भविष्य में कभी आप लोग उसको पूछ लिया, आपको पढ़ाना पड़ जाए, तो इस तरीका से चीजों को रिप्रेजेंट करो कि सामने वाला देखते ही इंप्रेस हो जाए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों का प्रत्येक टॉपिक बहुत ज्यादा सॉलिड होगा, एक एक चीज के अंदर निखार होगा, क्लियरिटी होगी, तब जाके आप लोगों की सब्जेक्ट सॉलिड होगी, ठीक है ना। तो एक एक चीज को ध्यान से समझते चलो, रट्टाफिकेशन किसी चीज में मत मारो, ध्यान से चीजों को समझते चलो। और अगर कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ डिस्कशन करो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो यही मुझे आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी बेसिक केमिस्ट्री थी वो बतानी थी, ठीक है। अब आगे आने वाले लेक्चरों में और अगले टॉपिकों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखो।